नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश भर में जीएसटी लागू, प्रधानमंत्री ने बताया गुड और सिंपल टैक्स। संसद के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियां हुई शामिल। जीएसटी समारोह में शामिल हुई एनसीपी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल रहे दूर। आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू करने का आरोप। स्कूलों में दशा सुधारने की कवायद, उत्तराखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश। 9 महीने में पूरी की जाए जरूरी सुविधाएं। भूटान की जमीन पर चीन बंद करे सड़क निर्माण। भारत और भूटान ने बताया समझौते का उल्लंघन। चीन ने कहा वार्ता से पहले सेना हटाए भारत। और टीम इंडिया ने जीता वेस्टइंडीज से सीरीज का तीसरा वनडे। मेजबान टीम को 93 रन से हराया। महेंद्र सिंह धोनी बने मैन ऑफ द मैच। आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा टैक्स सुधार वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी आज से लागू हो गया है। इस सिलसिले में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बीती रात खास आयोजन किया गया। रात के 12 बजते ही एक ऐप के जरिए इसे लागू किया गया। संसद के केंद्रीय कक्ष में हुए इस ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत वित्त मंत्री अरुण जेटली के संबोधन से हुई। At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The new India will create one tax, one market, and for one nation. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी शामिल हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सारे टैक्स खत्म, अब सिर्फ एक टैक्स होगा और एक रिटर्न जाएगा। करीब 13 मिनट के अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने टैक्स के ऊपर टैक्स न लगने की जीएसटी की विशेषता के अलावा अनेक दूसरे फायदे भी बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहा। गुड इसलिए क्योंकि टैक्स पर टैक्स से मुक्ति मिलेगी और सिंपल इसलिए कि अब सिर्फ एक टैक्स होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि सबकी साझी विरासत है और सबके साझे प्रयास का परिणाम है। संघीय ढांचे की एक नई ताकत के लिए जीएसटी के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूं कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कराधान के क्षेत्र में एक नया युग है जो केंद्र और राज्यों के बीच बनी व्यापक सहमति का नतीजा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा उनके लिए भी ये मौका व्यक्तिगत रूप से बेहद खास है। जीएसटी को लेकर उन्हें पूरा विश्वास था और इसके लिए वो जीएसटी काउंसिल को बधाई देते हैं। जीएसटी लागू होने से अब वस्तुओं और सेवाओं पर पूरे देश में एक समान टैक्स लगेगा। 17 तरह के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर और कई तरह के उपकर खत्म हो गए हैं। इसमें कर की 4 दरें 5, 12, 18 और 28% रखी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए देखते हैं जीएसटी लागू होने के बाद अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कहा। बहुत अच्छा हुआ, ये देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और मुझे लगता है कि इसमें देश में प्रगति और विकास के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। Here is an attempt where all of us have thought that it is only appropriate to have one tax, one indirect tax, and that would first of all cut down the prices, make all citizens equal in the sense that everybody living anywhere is going to be paying the same level of tax, and therefore I think it's very important. निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक अवसर है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि आम उपभोक्ता और व्यापारी दोनों को इससे लाभ होगा। देश के 85% किसान गरीब हैं
और इससे लाभ गरीब को होगा, गांव को होगा, किसान को होगा। दिस इज द बिगेस्ट एवर नॉट ओनली टैक्सेशन बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री। मुझे विश्वास है समय बीतने के साथ साथ जब हमें इसका एहसास होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये जीएसटी का कानून सभी दलों ने मिलकर पार्लियामेंट में पारित किया है और इस वजह से आज जब एक कानून सारे देश ने माना है, सभी दलों ने माना है, तो उसके बारे में राजनीति का इसमें कोई स्थान बनता नहीं है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। दरअसल देखिए, पिछले 5000 वर्षों से जो भारत की एकता रही है और जिस पर हम सबको फक्र है, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता रही है। पहली बार आर्थिक एकता के सूत्र में यह देश बन रहा है। तो अलग अलग केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश का ये सबसे बेहतर समय है। उन्होंने शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया सम्मेलन में ये बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मोडासा में 2 जल परियोजनाओं की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया 2017 सम्मेलन की शुरुआत की। इसमें देश के अलावा 100 देशों से आए कारोबारी और कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए ये सबसे अच्छा समय है। इंडिया इज टुडे डिस्क्राइब्ड एज द ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इट हैज इमर्ज्ड as one of the most attractive global investment destinations. This has been made possible by a series of sustained policy initiatives. इससे पहले प्रधानमंत्री ने मोडासा में 2 सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की। 552 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना का फायदा किसानों को मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और बीज से लेकर फसल तक किसानों को हर चीज के लिए दोगुने पैसे मिलेंगे। शाम को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद और मणिनगर में हुए कार्यक्रमों में भी शिरकत की। 2 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने राजकोट में सभा और रोड शो किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कल अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रचार अभियान की शुरुआत की। वो आश्रम में करीब 40 मिनट तक रहीं। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता थे। उन्होंने विधायकों और सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की। मीरा कुमार ने कहा कि उनकी लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए है। बाद में वो मुंबई गईं और समर्थन की अपील की। इस समय जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो गांधी जी की विचारधारा को लेकर ही लड़ रही हूँ। गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं हम, इसके लिए शक्ति मिले। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को सिक्किम से सटी भूटान और भारत की सीमा पर सड़क निर्माण बंद करना होगा और 16 जून 2017 से पहले की यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। इसके लिए ही भारतीय सैनिकों ने डोकाला इलाके में चीनी सैनिकों को भूटान की जमीन का अतिक्रमण करने से रोका है। इस मामले में विदेश मंत्रालय दिल्ली और बीजिंग में चीन के संपर्क में है। भूटान के साथ भारत रक्षा मामलों में सहयोग करता रहा है, इसलिए चीन को भूटान की जमीन पर सड़क बनाने से रोका जा रहा है। इसे लेकर 20 जून को भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई थी। भारत ने चीन की हरकतों को चिंतित करने वाला बताया है। पहले से ये तय है कि भूटान, भारत और चीन के मुहाने पर कोई भी काम चीन को सहमति के आधार पर ही करना होगा। इस बीच चीन ने कहा है कि वो मौजूदा विवाद पर तभी बात करेगा जब भारत अपनी सेना हटाएगा। वहीं नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उरी और राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की। भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। शुक्रवार सुबह उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के गोलीबारी की गई।
उरी के ग्वाल्टा में शकीला बानो नाम की एक महिला पाकिस्तानी फायरिंग की चपेट में आकर घायल हो गई। महिला की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले एलओसी से ही लगे राजौरी जिले के कई रिहायशी और सैन्य इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। भिम्बेर गली में सुबह 4 बजे के आसपास हुई गोलीबारी का भारतीय सैनिकों ने भी माकूल जवाब दिया। गुरुवार को भी पुंछ के कई इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में 2 भारतीय जवान जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान की ओर से जून महीने में ही 23 बार सीज फायर उल्लंघन हो चुका है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीमा पर जारी तनाव के बीच उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री इशाक डार और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। माना जा रहा है कि बैठक में भारत और अफगानिस्तान से जारी तनाव पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में किसान हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। बड़वानी जिले में कल एक किसान ने खुदकुशी कर ली। इससे पहले मुरैना के नाहर सिंहपुरा गांव के किसान मोहन सिंह ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। के परिजनों का कहना है कि मोहन सिंह पर बैंक और साहूकारों का करीब 5 लाख रुपए कर्ज था, जिसे लेकर वो काफी परेशान था। जिला प्रशासन का कहना है कि कर्जदारों की ओर से परेशान करने के आरोप की जांच कराई जाएगी। गुरुवार को सीहोर जिले के ग्वालटोली में किसान जगदीश यादव ने अपने खेत पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। सीहोर के ही इमलीखेड़ा के किसान महारिया बरेला ने अपने खेत पर फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं मंदसौर में भी गुरुवार को एक किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। सर, बैंक का कर्जा वो खेती के लिए लिया था उन्होंने, उन लोगों से भी लेते थे। हर साल फसल में हार जाते थे सर, घाटा पड़ता था। और बाहर से भी लेते थे, कुछ खेती में पैदावार नहीं था। जांच के आधार पर पता चला है कि वो गृह क्लेश से तंग आकर उसने ऐसा सुसाइड कर लिया है उसके। बाकी इसकी जांच और की जा रही है, जिससे जांच में आएगा आगे कार्रवाई। तो खबर जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। I think they're ready to surrender. आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है। क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. मैनेजर लोग बोलता है कि माँ के पेट से हम लोग देखभाल करता है, लेकिन ये सब पूरी गलत है। आंगनबाड़ी नहीं है सर, हम लोग के यहाँ पर यहाँ तो क्या करेंगे, बच्चों लोग तो घर में छोड़ के आ जाते हैं काम पर।
1200 बगान है असम में, वहाँ जाके देखिए खाली एलपी है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन और अनिश्चितकालीन बंद के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। पहाड़ी इलाके से सेना हटाने के 2 दिन बाद ही राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की 10 और कंपनियां मांगी हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक सुरजीत कर उर्खास ने बताया कि पहले 10 कंपनियों की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र ने महिला पुलिस बल की 4 और सशस्त्र सीमा बल की 3 कर्मियों को ही भेजा है। पहाड़ी इलाके के लिए फिर से सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को भेजने के लिए कहा गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में स्कूलों में छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं में जल्दी सुधार देखने को मिल सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस दिशा में राज्य सरकार को 9 महीने में काम पूरा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूलों में छात्रों के लिए जरूरी सुविधाएं पूरी नहीं कराई गई तो जनवरी में संबंधित अधिकारियों की सैलरी रुक सकती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस काम के लिए राज्य सरकार को 9 महीने का वक्त दिया है। इसमें पहले 6 महीने में बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी और बाद के 3 महीने का इस्तेमाल स्कूलों में यूनिफॉर्म और हीटर जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए होगा। राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आदेश को पूरा नहीं किया गया तो संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों को जनवरी 2018 की तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसमें राज्य सरकार के उपसचिव और सभी निदेशक भी शामिल हैं। अदालत ने राज्य सरकार को 3 महीने में प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए कहा है। उत्तराखंड सरकार ने इस काम के लिए नैनीताल हाईकोर्ट से 1 साल का वक्त मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर नहीं किया था। स्कूलों की दशा सुधारने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और धार्मिक संगठनों से भी सहयोग करने की अपील की गई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी संस्थाएं स्वेच्छा से आगे आकर छात्रों का भविष्य बनाने में मदद कर सकती हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें स्कूलों में ऐसी सुविधाएं देना जरूरी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में जल्द ही दिल्ली के निवासियों के लिए 85% आरक्षण लागू करेगी। हालांकि हाल ही में होने वाले गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में आरक्षण लागू नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति को लेकर शुक्रवार को सदन में प्रस्ताव पारित किया गया। विधायक मदन लाल के प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में 85% आरक्षण दिल्ली के निवासियों को मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार जल्द ही नियुक्ति के नियमों में बदलाव करेगी। हमें टीचर्स भी चाहिए, इसीलिए तुरंत गेस्ट टीचर रखने का प्रस्ताव रखा गया था। तो आने वाली नौकरियों में, आने वाले समय में हम इसको आरआर को अमेंड करके इसको 85% वाले प्रस्ताव को लागू करेंगे। इसमें शायद नहीं हो सकेगा। बात मौसम की करते हैं। जम्मू कश्मीर में कल कई जगह भूस्खलन हुआ। वैष्णो देवी के रास्ते में हिमकोटी के पास हुए भूस्खलन में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। कहीं भूस्खलन तो कहीं जाम। बारिश के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के रास्ते में हिमकोटी के पास चट्टान खिसकने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। रामबन और उधमपुर में भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। बारिश और भूस्खलन की वजह से अमरनाथ यात्रा भी कुछ वक्त के लिए रोकनी पड़ी। सुबह आज 3:30 बजे के करीब बोल्डर्स आए हैं, लेकिन साथ में इसका क्लियरेंस का काम शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं जल्दी ये क्लियर हो जाएगा रास्ता। इसके आगे रामबन में, पंथाल में पत्थर आए हुए हैं, वहाँ भी बोल्डर्स आए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश से तापमान में कमी आई है। नोएडा में बारिश के बाद कई जगह जाम लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड के रामगढ़ में तनाव को देखते हुए धारा 144 लगी हुई है। मारपीट और हत्या के मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।
गुरुवार को भीड़ ने बीफ ले जाने के शक में अलीमुद्दीन नाम के शख्स को पीट पीट कर मार डाला और उसकी वैन में भी आग लगा दी थी। इसके बाद से इलाके में तनाव है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मणिपुर में कल उग्रवादियों ने असम राइफल्स के एक चेक पोस्ट पर आईईडी से ब्लास्ट किया। इसमें एक जवान की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। ये वारदात उरखुल जिले के रामवा में हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। उग्रवादियों की खोज के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस महीने सुरक्षा बलों पर यह दूसरा हमला है। 15 जून को उरखुल जिले में ही उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था। इसमें असम राइफल्स के एक जवान की जान चली गई थी जबकि 3 घायल हुए थे। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 0.1% कम कर दी है। नई दरें जुलाई से सितंबर के लिए हैं। पीपीएफ अब 7.8 तो किसान विकास पत्र पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.3% ब्याज मिलेगा। हालांकि बचत जमा पर 4% ब्याज दर बरकरार रखा गया है। पिछले साल अप्रैल से इन ब्याज दरों को तिमाही आधार पर तय किया जा रहा है। और अब बात खेल की दुनिया की। भारत ने वेस्टइंडीज के 5 वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में हरा दिया है। एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स नॉर्थ साउंड स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 93 रनों से हराया। टीम इंडिया ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 251 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ही ओवर में 11 के स्कोर पर शिखर धवन आउट हो गए। 10वें ओवर में कप्तान विराट कोहली भी आउट हो गए। भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए आखिरी 10 ओवर में टीम ने शानदार बैटिंग करते हुए 100 रन बनाए। रहाणे के आउट होने के बाद केदार जाधव और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर जबरदस्त खेल दिखाया। धोनी ने 78 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 38.1 ओवर में 158 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली है। को भी अभी तक कोई ज्यादा टर्न यहाँ पर मिलती हुई नहीं नजर आई। बात खास शख्सियत की। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज जयंती है। वो भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। उनका जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ। छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित चंद्रशेखर 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। आमतौर पर राजनेता अपनी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। उन्हें जो सही लगता था वो निष्पक्षता के साथ करते थे। चंद्रशेखर पक्ष और विपक्ष को लेकर हमेशा बीच का रास्ता अपनाते थे। उन्होंने व्यक्तिगत राजनीति की हमेशा खिलाफत की और वैचारिक सामाजिक परिवर्तन की राजनीति का समर्थन किया। आज प्रसिद्ध चिकित्सक बिधान चंद्र रॉय की पुण्यतिथि है। इसके अलावा वो शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे। बिधान चंद्र पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1923 में राजनीति में कदम रखा। वो 14 जनवरी 1948 से निधन तक यानी 1 जुलाई 1962 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए किए गए कामों के लिए उन्हें बंगाल का निर्माता भी माना जाता है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के बाद उन्होंने राज्य स्वास्थ्य सेवा में समर्पण और मेहनत से काम किया। देश और समाज के लिए की गई उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। बिधान चंद्र रॉय की याद में भारत में हर साल 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1976 में उन्हीं के नाम पर डॉक्टर PC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई। और अब आखिर में हेडलाइंस। देश भर में GST लागू, प्रधानमंत्री ने बताया गुड और सिंपल टैक्स। संसद के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियां हुई शामिल।
जीएसटी समारोह में शामिल हुई एनसीपी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल रहे दूर। आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू करने का आरोप। स्कूलों में दशा सुधारने की कवायद। उत्तराखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, 9 महीने में पूरी की जाए जरूरी सुविधाएं। भूटान की जमीन पर चीन बंद करे सड़क निर्माण। भारत और भूटान ने बताया समझौते का उल्लंघन। चीन ने कहा वार्ता से पहले सेना हटाए भारत। और टीम इंडिया ने जीता वेस्टइंडीज से सीरीज का तीसरा वनडे। मेजबान टीम को 93 रन से हराया। महेंद्र सिंह धोनी बने मैन ऑफ द मैच। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।